फुटबॉल मैच तुम भी खेलते हो कि तुम्हारे बस एरिया में है मैच? कौन से मैच? हाँ, मैच बता रहे थे ना, 5 बजे कोई मैच है एरिया में। सर यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट है। अच्छा, वॉलीबॉल टूर तो तुम भी खेलते हो कि नहीं ऐसे ही सर, मैं मोहल्ले अभी में? तो मैं खेलता हूँ लेकिन इसमें मैं नहीं हूँ। ओके ओके ओके, फाइन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो आज हमारे साथ है नीलाद्री दत्ता, जिन्होंने थर्ड ईयर में रहते हुए AIR 4 इन इलेक्ट्रिकल एंड AIR 5 इन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट होता है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज की चीजें होती हैं, उसमें कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज के अटेंडेंस होती है, कॉलेज के असाइनमेंट्स होते हैं। A lot of pressure is there for the third year and second year student. अब IIT ने अगर इस मौके को एक थर्ड ईयर के बच्चे को दिया है कि कैसे वो भी अपीयर कर सकते हैं, पहले बंद कर दिया था फिर उन्होंने स्टार्ट किया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को लोगों को एब्जॉर्व करना चाहिए। जैसे नीलाद्री ने इसको फ्रूटफुली तरीके से अपनी जर्नी को अच्छे से एग्जीक्यूट किया और आज इस मुकाम पे हासिल हुआ, क्योंकि एक थर्ड ईयर के बच्चे के लिए सिंगल डिजिट रैंक इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल चीज है। और मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरी नॉलेज में है, जितना मैं जानता हूं पिछले 10 सालों में जब मैं इस इंडस्ट्री में हूं, आज तक कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट कभी सिंगल डिजिट रैंक में देखने को मुझे तो नहीं मिला है। अब हो सकता है एक्सेप्शन कोई होगा, तो बट आई डोंट नो राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री क्रिएटेड है कि एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने सिंगल डिजिट रैंक अचीव किया है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा नीलाद्री का। और नीलाद्री, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयां। तो आपका भी अभी कैसा एक्सपीरियंस, आपको कैसा लग रहा है? आपकी फैमिली के साथ आप हो इस वक्त, तो अभी कैसा घर पे कैसा माहौल है नीलाद्री? सर, बहुत खुशी महसूस हो रही है। सभी काफी खुश हैं और जो टारगेट सेट किया था वो फाइनली अचीव हुआ है, तो अच्छा लग रहा है काफी। तो पापा मम्मी को रात में बताया जब मेरे से बात हुई थी, कि उसके सुबह ही बताया? नहीं सर, फिर मम्मी जाग गई थी ओके तो बता दिया था ओके। तभी। लेकिन नीलाद्री, मैंने आपको पूरी जर्नी में देखा है, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है तुमको देखते हुए। और हम लोग की बातचीत भी बीच बीच में कभी कभी होती थी, कभी कभी अपडेट्स होते थे कि नीलाद्री अभी क्या चल रहा है, टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। तो बीच बीच कभी कभी हम लोग टॉक करते थे। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, आप बहुत ही शांत प्रवृत्ति के हैं और ज्यादा इधर उधर इन्वॉल्व नहीं होते थे। इसके पीछे मतलब आप वाकई में ऐसे हो कि ये प्रिपरेशन के लिए स्पेशली डेवलप किया अपने अंदर? सर, ऐसे मतलब सोशल मीडिया में ज्यादा इंटरेक्शन मेरा नहीं है, लेकिन ओके, रियल लाइफ में नहीं, इतना काम नहीं। इतना ही काम नहीं। ओके ओके, ठीक है। नहीं, सोशल मीडिया से दूरी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग का मीडियम आई थिंक सोशल मीडिया ही है। आज जी के सर। टाइम में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब बहुत डिस्ट्रैक्शन करते हैं। तो नीलाद्री, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से, आप अभी राइट नाउ कर रहे हो? राइट नाउ आप थर्ड ईयर में हो, तो अभी कहाँ से ग्रेजुएशन आपकी चल रही है और किस तरीके से फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे? आपने प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट किया, कब से शुरुआत किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर, मैं IIEST शिवपुर से अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूँ। ओके और मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है। ओके। और ट्वेल्थ में मेरा जेई में उतना अच्छा रैंक नहीं था, तो इसीलिए मेरा टारगेट सेट था कि मतलब गेट के अच्छी बारे रैंक में बाद करना में है। पता चला ओके। कि ऐसा एग्जाम भी है। तो मैंने हम्म फिर IIT का एक जो ड्रीम था वो भी पूरा होता है, और हम्म। एक अच्छी जगह से एमटेक करने पे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज, काफ़ी करियर ग्रोथ जो होता है वो भी हम्म। काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अभी। ओके। तो तो मतलब इसीलिए मतलब मन में आपके, जब आपने स्कूलिंग कंप्लीट किया था, आपके मन में एक एक कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि IIT जेई में अगर मेरे से थोड़ा सा नहीं हो पाया, तो अब एक ऑप्शन है मेरे पास गेट में, और उस IIT के चीजों तक मैं भी पहुंच सकता हूं। तो ये मन में कहीं ना कहीं था, आपको मोटिवेट करने का रीजन यही था? जी सर, ये था, यही मेन रीजन था। ओके। तो स्टार्टिंग अभी में ये था। अभी ओके। तो अभी बाद में जब मुझे करियर के बारे में पता चला कि एमटेक करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा, हम्म ग्रोथ वगैरह, हम्म। तो फिर और बाद में थर्ड ईयर के लिए नोटिस जारी हुआ कि हम्म। अब थर्ड ईयर भी एप्लीकेबल है।
ओके तो मैंने फिर प्रिपरेशन को और ज्यादा रिगरस बना दिया। ओके मतलब कि आपका अभी अगर जैसे आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, तो आपका फोर्थ ईयर जब कंप्लीट होता है तो आपका मेन रुझान किधर होगा? मतलब आप एमटेक की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो कि आप पीएसयूज के लिए इंक्लाइंड रहोगे आगे चल के? सर मेरा एमटेक का ही प्लान है अभी। तो एमटेक के लिए कोई पर्टिकुलर आपने कुछ विचार कर रखा है कि किसी पर्टिकुलर आईआईटी या किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में? जी सर, मैं आईएससी या आईआईटी बॉम्बे से, या तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग ओके। जो आईएससी में, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम ओके आईसीएस जो आईआईटी बॉम्बे में, तो ये उसी के लिए मैंने। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने गोल के लिए एकदम स्पेसिफिक हो कि मेरे को या तो आईएससी पहुंचना है या तो आईआईटी बॉम्बे पहुंचना है। तो इस जी हम लोग उम्मीद बिल्कुल करते हैं कि आप बहुत जल्दी वहां पे दिखेंगे और आपका ये सपना भी पूरा होगा। और आजकल लेकिन नीलाद्री देखा गया है कि लोग एमटेक को उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं। आपको नहीं लगता कि आज के स्टूडेंट में एमटेक को लेके या तो उतनी उनको नॉलेज नहीं है या तो उनको पता नहीं उसके बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में? तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स का इतना रुझान क्यों नहीं एमटेक की तरफ? सर, मैं पर्सनली जितनों को जानता हूँ, मेरे दोस्तों में जितनों की भी रैंक गई है, सभी एमटेक ही करना चाहते हैं। अच्छा तो पीएसयू क्यों चाहते हैं वो, वैसे लोगों से मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, तो मैं नहीं बता अच्छा, सकता। आपके फ्रेंड सर्किल में ज्यादातर लोग रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा पर्सन है आपके फ्रेंड जी सर्किल सर, में? सभी का ओके। एमटेक की तरफ ही इंक्लिनेशन है। वैसे एमटेक के बाद देखा गया है कैसे लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, जैसे जेनिक पे ही थे बहुत सारे, कल्याण था, और भी स्टूडेंट थे जो आईआईटी बॉम्बे में राइट नाउ है, कुछ आईआईएससी बेंगलोर में भी हैं। तो उस केस में उनका भी रुझान एमटेक को लेके काफी पॉजिटिव रहा, जबकि उनको पीएसयू में सिलेक्शन भी मिला, उसके बावजूद उन्होंने उसको ड्रॉप आउट किया और एमटेक की तरफ मूव ऑन किए। और रिसेंटली भी सुनने को मिला है कि उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा पैकेज भी फ्रेम हुआ है, अच्छी जगह उनका प्लेसमेंट हुआ है, 30 लाख में, 40 लाख में। तो एक अच्छा करियर ग्रोथ एमटेक के बाद है, लेकिन इसको समझने में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। गेट को एक्चुअली बनाया गया था एमटेक प्रोग्राम के लिए ही, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन इसका जब से पीएसयू की तरफ इंक्लिनेशन हुआ तब से बच्चों का भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा रुझान हो गया पीएसयू की तरफ की पीएसयू में एक सिक्योरिटी मिलेगी, वहीं पे जॉब करेंगे। तो एमटेक की तरफ थोड़ा सा रुझान कम हो गया। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप एमटेक के लिए इतना ज्यादा पैशनेट हो, और आप डेफिनेटली आईआईएससी बेंगलोर या आईआईटी बॉम्बे आप अपनी पसंद की ब्रांच पहुंचोगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, भगवान से दुआ भी करता हूँ। तो हम इससे पहले जो गेट की जो जर्नी है, इसकी शुरुआत आपने कब से किया? जब आपने बीटेक ज्वाइन किया तो आपको कब ऐसा लगा कि मुझको इसकी शुरुआत करनी चाहिए, और कब एक सही समय होता है एक बच्चे के लिए, एक अच्छी आप जैसा रैंक अगर कोई भी अचीव करना चाहे थर्ड ईयर में आके या फोर्थ ईयर में भी आके, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? आपने किस तरीके से सोचा इसके बारे में, कब से शुरू करना चाहिए? तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जेई के बाद वो एक झटका सा था कि हम्म जो ड्रीम था वो मिला नहीं। हम्म फिर कॉलेज में आके गेट के बारे में पता था कि गेट एग्जाम होता है एमटेक या फिर पीएसयू के लिए। हम्म तो स्टार्टिंग में तो यही था कि आईआईटी नहीं मिला तो आईआईटी में जाना, हम्म ये था। हम्म लेकिन उसके बाद जैसे फर्स्ट ईयर आया, फर्स्ट ईयर में हम लोग बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हम्म तो तब तो मैंने बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाई होती है वैसे ही किया, और इलेक्ट्रिकल में मैंने नेटवर्क थियरी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने तब प्रिपेयर किया था। ओके मैं बुक्स पढ़ता था जो सेड्रा स्मिथ और वेल्किनबर्ग वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बिल्ड हो रहा था हम्म कि काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं वो भी। हम्म फिर सेकेंड सेमेस्टर के बीच में वो लॉकडाउन शुरू हो गया, हम्म और तब टाइम बहुत ज्यादा था, तो मैंने फिर आगे के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, ओके स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना, और हम्म एनपीटीईएल के लेक्चर्स भी मैं रेफर करता था। हम्म तो उसके बाद और इंटरेस्ट बिल्ड अप होता गया। हम्म तो ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया, मतलब कुछ सब्जेक्ट मेरे प्रिपेयर हो गए थे, हम्म और फाइनली फिर गेट ने नोटिस जारी किया कि थर्ड हम्म ईयर अब एप्लीकेबल है। ओके तब तक मेरा प्लान चल रहा था कि फोर्थ ईयर तक देना है। तो हम्म ऐसे मैं प्रिपेयर करता रहूंगा, हम्म फोर्थ ईयर तक प्रिपरेशन काफी ठीक लेवल पे हो जाएगी, तो मैं आ जाएगा जाएगी। हम्म अब जैसे ही नोटिस जारी किया तो मैंने सोचा अब शायद थोड़ा पेस अप करने की जरूरत है। हम्म उसके बाद मैंने ये एनपीटीईएल के लेक्चर्स, और फिर तब
मुझे जेनी के बारे में पता चला था। आपने और चंदन सर ने एक वीडियो बनाया था कि गेट थर्ड ईयर के बारे में। फिर मैंने तब मैं प्रिपेयर करता था, और उसके बाद सितंबर के आसपास वो आपने ओपन टेस्ट करवाया था। करेक्ट करेक्ट, तो उसी वक्त मेरी वहाँ पे, मुलाकात हुई थी आपसे। जी सर। हाँ, उसी टेस्ट तो के बाद से ही अब, जी सेवियर का चल रहा था उस वक्त, और आपने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और उसी वक्त मैंने यूट्यूब पे शायद आपको बोला भी था कि इस बच्चे में दम है, ये बच्चा कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि वो टेस्ट इतना आसान नहीं था सभी के लिए, जितना आसानी से आपने उसमें परफॉर्मेंस दिया था। जो ओपन टेस्ट कराया गया था, 900 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट उसमें अपीयर किए थे, मुझे अच्छे से याद है। और उसी वक्त से ही मेरे मन में आया था कि इस लड़के में एक थोड़ा सा अलग चार्म है, और ये अलग ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, और डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक अचीव करेगा। तो वहां से उसके बाद फिर आपको, जब आपको ये थर्ड ईयर का भी आपको पता चल गया कि अब गेट में एलिजिबल हम भी हैं, और हम भी गेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो उस टाइम आपका मोटिवेशन काफी अच्छा हो गया होगा कि अब एटलीस्ट अब मैं एक वेल डायरेक्शन में चल सकता हूं, और मुझे वेट करने की जरूरत नहीं कि मैं जब फोर्थ ईयर पहुंचूंगा तब जाकर मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो थर्ड ईयर में ही आके मुझे फोड़ना है। एग्जैक्टली। ओके, तो हम लोग इस पॉइंट पे थे कि जब आपने अपनी प्रिपरेशन को एक सही तरीके से आपने स्टार्ट कर दिया, तो जैसा आपने बताया कि आप पहले से ही टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, एनपीटीईएल के लेक्चर्स भी आप देख रहे थे, तो उसके बाद फिर आपने इन तीन चीजों कैसे मैनेज किया? जो सबसे इंपॉर्टेंट था आपका कंसेप्ट लर्निंग, फिर उसका डाउट कैसे आपको, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कैसे करना है, खुद को असेसमेंट भी आपको करना था, तो ये सारी चीजें आपने कॉलेज के साथ आपको सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो कैसे स्टेप आपके रहे, आपने किस तरीके से इसको पूरे ईयर भर आपने कैसे कंटिन्यू कर पाए थे आप? सर पहले तो मैं थ्योरी बुक से पढ़ा। उसके बाद बुक में थ्योरी के साथ ही कुछ सॉल्व एग्जांपल भी होते हैं, तो वहां से आपके कंसेप्ट एप्लीकेशन बिल्डअप होता है कि हाँ, इस कंसेप्ट को जो मैंने पढ़ा है वो फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई होगा, ये ट्रिक्स यूज हो सकती है। और स्पेशली मैं डेरिवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता था कि डेरिवेशन क्या क्या एजम्पशंस लेके वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ताकि अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, नया प्रॉब्लम आता है, तो कई बार हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रखते हैं, लेकिन करेक्ट। वो एप्लीकेबल नहीं होता है वहां पे, क्योंकि वो केस थोड़ा अलग होता है। तो आप अगर डेरिवेशन को जानते हैं तो वहां से डिराइव करके आप ला सकते हैं उस रिजल्ट। तो डेरिवेशन मेरा मेन फोकस रहता था। ओके। तो उससे मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी बेनिफिट मिला लास्ट तक। और क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस करने का सोर्स बुक्स थी, गेट के गेट के क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज, यही था मेन। पहले मैंने पढ़ा, उसके बाद डेरिवेशंस किए, उसके बाद डेरिवेशन को कई बार प्रैक्टिस करने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है। फिर अनसॉल्व सॉल्व प्रॉब्लम बुक से सॉल्व करना, और उसके बाद हमारे गेट के क्वेश्चंस। गेट के क्वेश्चन में कुछ बात के लिए भी छोड़ देता था कि वो बाद में रिवीजन के लिए काम आएंगे, और उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज देता था। मतलब कि ओवरऑल आपने आपने पीवाईक्यू को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, टेस्ट सीरीज को आपने बहुत ऑब्जर्व किया, और आपने, आपकी शुरू से ही आदत रही थी, आप जब से बीटेक ज्वाइन किए थे तब से आपके मन में तो एक था ही कि मतलब मेरा आईआईटी जेई का सपना टूटा है, तो मैं अब ये सपना तो नहीं तोड़ूंगा। तो आप शुरू से ही अपने आप को एंगेज करके रखे थे टेक्स्ट बुक रीडिंग में प्रॉपर तरीके से, अपने कॉलेज डेज से ही जब आप स्टार्ट किए थे अपनी इंजीनियरिंग को। तो सब कुछ मिला के आपने बहुत ज्यादा फायदा लिया है, टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है आपने, और उसके डेरिवेशंस को, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को बहुत एक रिगरस तरीके से आपने ले रखा था। तो सेमेस्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई इन सब चीजों से कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गेट के लिए, तो सेमेस्टर में कुछ इश्यू हो, आपकी अटेंडेंस थी, आपका टाइम कैसे मैनेज कर पाते थे? सर मैं ट्राई करता था कि गेट की प्रिपरेशन और सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि काफी कॉमन ही है। काफी और कॉमन। सेमेस्टर में कुछ पैटर्न थोड़ा अलग है। सेमेस्टर में थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, और इसमें एमसीक्यू टाइप। और मेनली अभी ऑनलाइन सेमेस्टर जितना हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम्स, मतलब क्या हुआ था कि
ऑनलाइन एग्जाम में ड्यूरेशन आधा कर दिया जा चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। तो थ्योरी पार्ट जो पहले पूछे जाते थे हम्म वो अब एग्जाम्स में आने उतने उतने नहीं आते। हम्म तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आते थे और गेट में प्रॉब्लम्स। हम्म। तो तो कॉमन फायदा पार्ट की उठाया उस चीज वजह का। से ज्यादा, हाँ बिल्कुल सर, ज्यादा ओके। दिक्कत नहीं हुई। हम्म। एक ही प्रिपरेशन से दोनों काम हो जाते हैं। दोनों काम हो जाते थे। तो अभी कॉलेज आपका ओपन हो चुका है कि अभी भी घर से ही सब कुछ होता है? सर 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो खुश हो कि मतलब दुखी हो कॉलेज ओपन हो रहा सर है? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी रैंक आ चुकी है। बिल्कुल सही बोला। जब एक बार चीजें आप अचीव कर लेते हो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कॉलेज जाना हो ना जाना हो क्या फर्क पड़ता है। बहुत सही सर बात यही बोला था, है। रैंक जब तक नहीं आई थी तब तक ठीक है, ऑनलाइन हो तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अब बिल्कुल क्योंकि सही ऑनलाइन बात। में काफी टाइम बचता है सर। बहुत टाइम बचता है। करेक्ट। तो एक चीज और भी है नीलाद्री, आपको क्या लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा पहले के टाइम में, आज से 3-4 साल पहले, जब भी गेट की कोई तैयारी के बारे में सोचता था तो उसके उसको हमेशा एक ऑफलाइन मीडियम दिखाई देता था। जैसे कि कोई दिल्ली जाता था, कोई हैदराबाद जाता था। आपने भी देखा होगा आपके खुद के शहर में काफी सारी कोचिंग होंगी जो करवाती होंगी ऑफलाइन स्टडीज गेट के लिए। तो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपने क्या चीज डिफरेंशिएट कर पाए कभी? जैसे ऑनलाइन में भी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, ऑफलाइन में भी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। घर पे बैठ के स्टडी करना और वहां पे जाके स्टडी करना, इसमें आपको क्या लगता है? आप तो एक्सपीरियंस नहीं किया ऑफलाइन को, बट आपको क्या लगता है कि क्या बेटर आपके प्रोस्पेक्टिव से लगा और क्यों बेटर लगा आपको इस तरीके से स्टडी करना? सर ऑनलाइन के मेरे हिसाब से ज्यादा फायदे हैं। मुझे हम्म तो उतना ही, मैंने यूज किया तो मुझे ज्यादा फायदा ही दिख रहा है। हम्म तो ऑनलाइन में एक तो है कि कहीं आना जाना है नहीं, घर में हम्म बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। काफी हम्म टाइम एनर्जी बहुत वेस्ट होता है जाना हम्म आना कहीं। हम्म और हम्म। ऑफलाइन क्लासरूम में आपके आसपास कई लोग होंगे, तो वो करेक्ट। कंपैरिजन होता रहता है कि हम्म आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि हम्म मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हम्म तो वो कई बार डिमोटिवेट भी कर सकता है। हम्म तो घर में बैठ के आप फोकस्ड होके अपने लैपटॉप या फोन जहाँ भी हम्म पढ़ाई करते हैं तो एक हम्म फोकस मेंटेन होता है। हम्म। और ओवरऑल कंटेंट वाइज तो अभी सेम ही है मेरे ख्याल से। नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि अभी डाउट क्लियरिंग भी ऑनलाइन में हम्म प्रोवाइड कर दी जाती है। हम्म। तो कोई कमी तो बची नहीं है। नहीं, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि जो जो एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे डाउट क्लियरिंग हो गया, रिपीटिशन ऑफ द लेक्चर्स हो गए। कई बार बच्चे लेक्चर्स को देख लेते हैं, अगर उनको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, डाउट को पूछ सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन जाते हैं, कोई फेसबुक ग्रुप के थ्रू, कोई व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत सारे तरीके होते हैं। बट ऑफलाइन में ये चीज मैंने भी मिसिंग बहुत देखा है कि एक टीचर की क्लास खत्म हो जाती है तो शायद उस टीचर का दोबारा दर्शन भी कभी बच्चे को नहीं मिल पाएगा। अगर वंस द सब्जेक्ट इज ओवर देन वो टीचर कभी दिखाई भी नहीं देगा। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए 50 लोगों के एनवायरनमेंट की नीड नहीं होती है। एक बच्चे को अगर फोकस्ड स्टडी करना है तो मेरे हिसाब से आइसोलेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। अपने आप को जितना ज्यादा आप आइसोलेट करते हो, बाहरी दुनिया से जितना ज्यादा आप दूर रहते हो, उतना ही ज्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन रिमूव होता है। जितना आप क्लोज आते हो उतना ही ज्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। तो आपको आपके साथ आप बात करके मुझे ऐसा लगता है कि आपका घर से बहुत अच्छा अटैचमेंट है। घर में रहना आपको पसंद है? हाँ सर, घर में अभी तो घर से बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला है, क्योंकि हम्म जब कॉलेज में जाने का अपॉर्चुनिटी था तब कॉलेज हम्म बंद हो चुका था। और कॉलेज अभी जब अब खुल रहा है तब कोई दिक्कत नहीं, अब तो रैंक है, कोई टेंशन नहीं है। और क्या क्या हॉबीज हैं नीलाद्री? और क्या हॉबीज आप और क्या क्या चीजें करते हैं? क्योंकि कई बार क्या ना, सब सोचते हैं कि मतलब जो टॉप करता है ना, जिसकी अच्छी रैंक आती है ना, वो एकदम कीड़ा है, किताबी कीड़ा, और वो जिंदगी में कुछ करते ही नहीं है। तो आप अपनी कुछ हॉबीज भी शेयर करिए, आप और क्या करते हैं अपने डेली रूटीन में? सर फिलहाल तो लॉकडाउन था तो सब आउटडोर एक्टिविटीज तो बंद ही थी। करेक्ट। तो बिल्कुल। मूवीज देखना, हम्म टीवी सीरीज, हम्म। और मैं पीसी गेम्स भी खेलता था। ओके, मतलब ये कोई एक्सेप्शन नहीं नहीं है। रेगुलरली नहीं, रेगुलरली नहीं।
नहीं मतलब इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी होता है, मतलब एकदम दिन भर पढ़ते ही थोड़ी रहना, मतलब थोड़ा माइंड को रिलैक्स भी करना होता है। तो लास्ट 6 मंथ्स किस टाइप की चीजें आपको पसंद है? जैसे आप बोल रहे हो आप मूवीज देख, किस टाइप की मूवीज आपको पसंद है? एक्शन, थ्रिलर, लाइक तो थ्रिलर, साइंटिफिक? मैं थ्रिलर ज्यादा देखता थ्रिलर ज्यादा देखते हो, तभी तुमने थ्रिल किया है गेट एग्जामिनेशन में। ओके, तो बच्चों को एक संदेश मिलना चाहिए कि ऐसा भी नहीं होता है कि कोई अगर रैंक लेकर आया तो इसका मतलब ये नहीं को बस दिन भर बस किताब में ही डूबा हुआ है। लेकिन हाँ, उसके बैक ऑफ द माइंड में एक चीज हमेशा रहती है कि वो पर्टिकुलर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता है, कि दिन भर मूवी देख रहा है तो दिन भर मूवी देख रहा है, गेम खेल रहा है तो गेम ही खेल रहा है। आपके ऊपर मुझे लगता है आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा था, कि आप कितना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना टाइम कहाँ देना चाहते हो। आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट होता रहा होगा, तभी आप ये सारी चीजें आप इंगेज कर पाए अच्छे से, कॉलेज को, अपनी स्टडी को, आप इंटरटेनमेंट की चीजों को भी आप अच्छे से एंजॉय कर लेते थे। तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपका था नहीं, आपका सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा था। आपको क्या लगता है, कैसा सेल्फ कंट्रोल आपका बेटर था? जी सर, जैसे मैंने कहा मूवीज में देखता था, लेकिन लास्ट 6-7 मंथ्स मैंने कुछ नहीं देखा है। वाओ ये तो मतलब मतलब शॉकिंग है। देखता था तो फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर में हम्म। लगभग देखा था, लेकिन लास्ट 6-7 मंथ्स मैंने कुछ नहीं देखा, कोई गेम्स नहीं, कुछ नहीं। ओके, क्योंकि 6 मंथ कंप्लीटली जो डिवोटेड। जो टाइम बाकी रहता था वो कॉलेज के असाइनमेंट्स पूरे करने, हम्म। रिपोर्ट्स लिखने, लैब रिपोर्ट्स, वाइवा, क्लास हम्म। टेस्ट, सब हम्म। दिन भर वही चलता है। तो यार नीलाद्री, आपने फिर अपना मोटिवेशन कैसे मेंटेन किया? मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ना, 6 मंथ विदाउट वॉचिंग एनी मूवी, गेम एंड एवरीथिंग, जो आपको कभी पसंद थी चीजें, कैसे मोटिवेशन अपना मेंटेन किया? सर मोटिवेशन तो यही था कि जो एम लेके स्टार्ट किया था हम्म। वो पूरा होना चाहिए, हम्म। वरना स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं। करेक्ट। ऑलरेडी इतना कुछ टाइम जा चुका है इसके पीछे, काफी टाइम इन्वेस्ट हो चुका है, हम्म। तो इसको गिव अप करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बोले, लेकिन जितना आसानी से आपने बोला इस चीज को, उतना आसानी से आज के स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और आप जैसे ही कुछ बच्चे इसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, आपने भी कॉलेज में आपके आसपास बहुत सारे फ्रेंड सर्किल भी रही होगी, और आपके क्लासमेट्स भी रहे होंगे। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि इस चीज को मेंटेन करना आज के बच्चों में थोड़ा क्या बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है? सर सर मुझे लगता है कि ये अगर कोई टाइम अच्छे से मैनेज कर सकता है तो वो शायद सोशल मीडिया वगैरह में इन्वॉल्व हो भी सकता है, हम्म। लेकिन मेरा पर्सनली मैं डिस्टेंस मेंटेन ही किया था। हम्म। क्योंकि वो क्या है ना, आप एक बार स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो तो फिर वो आधा खत्म नहीं घंटा हो होता। गया, 2 घंटा हो गया, करेक्ट। वो पता नहीं चलता, टाइम का हिसाब नहीं रहता। करेक्ट। और सोशल मीडिया में तो आजकल मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आने लगी ना, मतलब वो नए नए तरीके इजाद करते हैं आपके डिस्ट्रैक्शन को और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सर रील्स में। सर यूट्यूब में तो एक वीडियो बनता है, उसके कमेंट बॉक्स में उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट जाता है। करेक्ट। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के कमेंट्स रहते हैं उसके अंदर, उसको पढ़ते पढ़ते ही आदमी स्क्रॉल करता रहता है, कई बार 200 250 लोग कमेंट पढ़ डालते हैं, उनसे रुका नहीं जाता है। सर तो एंटरटेनमेंट हर जगह है, आप करेक्ट। खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर। लेकिन ये इंटरटेनमेंट बुक्स में आना, लेक्चर्स में आना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आना, वहां पे बड़ा दर्द होता है बच्चे को, मतलब सारे कंप्रोमाइजेस पढ़ाई में किए जाते हैं। सर 4 घंटे में पढ़ नहीं पाता, मुझे मोटिवेशन चाहिए। सर मैं क्या सोच रहा था कि मैं 8 घंटे अगर बैठता हूँ मुझे नींद आने लगती है सर। तो मूवी देखते वक्त नहीं ऐसा होता है, गेम खेलते वक्त ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के युवा की, और हमारे देश में इसीलिए सबसे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर इसी कंट्री में शायद एग्जिस्ट करते होंगे, हमारे इंडिया जैसी कंट्री में, आज के युवा को मोटिवेट करने के लिए। तो बहुत सुन के अच्छा लगा नीलाद्री का, आप अपने ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल रखते थे, सेल्फ कंट्रोल आपको बहुत अच्छा था। और उसके पीछे एक ही रीजन मैं समझ पा रहा हूं कि आप बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड रहे हो, और आपसे आपने एक तरीके के रिग्रेट रखा था माइंड में कि मैं जेडबलई में अच्छा नहीं कर पाया हूं, तो मुझे एटलीस्ट एक चांस मिला है, और इस चांस को मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करूंगा, और करूंगा ढंग से करूंगा, अदरवाइज इसको करने का कोई मतलब नहीं है, जितना मैं समझ पाया इतनी देर की बात में आपके जी साथ। सर। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप सभी को भी इस चीज को समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं भी जब भी यूट्यूब पाता हूँ,
मैं भी हमेशा यही बात करता हूँ कि क्या दिन भर कोई पीछे आके तुमको दिन भर पुश करता रहे तब तुम मोटिवेट होगे पढ़ोगे, तो इससे बढ़िया तुम छोड़ दो भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा। काम वो करो जिसमें मन लगे, अदरवाइज काम को छोड़ देना चाहिए, ये सबसे अच्छी चीज होती है। तो नीलाद्री और बताइए, आप थोड़ा समय आपसे कुछ पर्सनल चीज पूछ सकता हूँ, जैसे कि आपका भी कोई आजकल युवा में बहुत ज्यादा प्रचलित है इश्क मोहब्बत इस तरीके की चीजें, तो आपके 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 साथ भी ऐसा कुछ है नीलाद्री, आप शेयर कर सकते हो अगर आप नहीं चाहो सर, तो। नहीं सर, बिल्कुल दूरी, मैं कंप्लीटली नहीं सर, मैं डिस्टेंस। सिंगल सिंगल। सिंगल हो अब तो जी दिक्कत सर। नहीं है ना, अब तो दिक्कत नहीं है। सर मैं समझा नहीं। मतलब अब तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया राइट नाउ, ठीक है, अब तो यू हैव इनफ टाइम ना। नहीं सर, मैं अभी नॉट ये इंटरेस्ट। प्रायोरिटी में नहीं है। ये भी प्रायोरिटी में, आपकी प्रायोरिटी में भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, आपकी प्रायोरिटी में भी आईटीज हैं, आपका रिसर्च प्रोग्राम है, ये सारी चीजें हैं। दैट्स वेरी नाइस। तो हम थोड़ा सा और मूव करते हैं। आपको क्या लगता है नीलाद्री, आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में जेनिक का क्या रोल रहा? जेनिक का आपकी इस प्रिपरेशन में किस तरीके से आप देख पा रहे हो जेनिक को, क्या आपकी इस प्रिपरेशन में क्या हेल्प हो सकी, किस तरीके से आप उसको फॉलो अप कर पाए? सर जो वीडियो कोर्स मुझे दिया गया था, तो हम्म। स्टार्टिंग में तो मैं बुक्स और एनपीटीईएल लेक्चर्स वही थे। उसके करेक्ट। बाद ये मिलने के बाद मैंने वीडियो कोर्स भी देखा, हम्म। और बुक्स वीडियो कोर्स ये सब साथ में लेके मैंने हम्म। ओवरऑल एक कंसेप्ट बिल्ड करता था, हम्म। और उसके बाद टेस्ट देना। हम्म। तो वीडियो कोर्स मेरे हिसाब से काफी हेल्प किया, क्योंकि जो चीज आपको बुक में पढ़ने के लिए, मतलब बुक से काफी कम टाइम में आप उस वीडियो कोर्स से। चीजों को आप कर लेते हो। जी सर। हम्म। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा है कि डाउट क्लियरिंग भी आपके जेनिक में काफी अच्छा कराया जाता है। हम्म। तो फेसबुक में अगर कोई भी डाउट हो तो वो हम्म। फटाफट रिप्लाई भी आ जाता है। हम्म। तो ओवरऑल काफी हेल्प हुआ है सर। और मतलब लास्ट में टाइम जब तो काफी बच गया। आपने जैसे वीडियो कोर्स की चीजों को काफी हद तक जो चीजें फॉलो किया, लास्ट में आपको जी जी ऑप्टिमस का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप काफी प्रोएक्टिव रहते थे जी ऑप्टिमस में, मैं देखता था। तो जी ऑप्टिमस में लास्ट के 3 मंथ में उसने कैसा रोल प्ले किया? ये तो वीडियो कोर्स हो गया, चलो ये जी ड्राइव हो गया, उसका जी ऑप्टिमस का आपके आपके इस प्रिपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा? सर ये कोर्स आने से पहले मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका था। हम्म। तो मेरे पास बस टेस्ट सीरीज ही बची थी। करेक्ट। और 3 महीने फिर, और चूंकि स्टैंडर्ड बुक्स के भी प्रॉब्लम्स में कई कर चुका था, तो हम्म। कोई मतलब नहीं बनता था वो फिर से मैं दोबारा एक ही प्रॉब्लम। हम्म। तो ये मेनली प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोर्स था। हम्म। तो मैंने सोचा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, स्पीड, हम्म। एक्यूरेसी, हम्म। टाइम मैनेजमेंट, ये हम्म। काफी जरूरी हो जाता है लास्ट के हम्म। टाइम में अपने हम्म। आप को हम्म। एग्जाम के माहौल में ढालने के लिए। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स को लिया था। हम्म। और यहाँ पे जो हम्म। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिए जाते थे हम्म। वो काफी, मतलब ट्रिकी होते हैं। हम्म। लेकिन अगर डेरिवेशन आपको पता है तो वो आपको दिखेगा कि हाँ ये ट्रिक, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये ट्रिक खेल रहा है, करेक्ट। तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। हम्म। और रिवीजन सर, रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम नए सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे और हम्म। पुराने सब्जेक्ट भूलते रहेंगे तो वो नेट अमाउंट वही रह जाता है, एक तरफ करेक्ट। से हम्म। खाली होता जा रहा है। खाली होता जा रहा तो सर रिवीजन तो मतलब जितना ही करो कम लगता है लास्ट में। तो है। सब कुछ सब पूरा सिलेबस जैसे हो जाता है, हम्म। तो ऐसा लगता है कि सब भूल रहा हूँ, सब ब्लैंक करेक्ट। होता जा रहा है दिमाग। करेक्ट। तो करेक्ट। एक बार में सब रिकॉल नहीं होता, लेकिन जब जैसे क्वेश्चन सामने आता है तब अगर रिवीजन ठीक से किया है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। हम्म। और टेस्ट हम्म। सीरीज तो रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। रिवीजन, करेक्ट। टाइम मैनेजमेंट, हम्म। ओवरऑल आपको एग्जाम के लिए वही प्रिपेयर करता है। करेक्ट। तो टेस्ट सीरीज का तो सबसे ज्यादा काफी मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। हम्म। और लास्ट के, मैं तो टेस्ट सीरीज शुरू से ही दे रहा था, जैसे जैसे सब्जेक्ट होते जाते हैं मैं रिवीजन करता था और टेस्ट सीरीज देता था। हम्म। वो एक रूटीन का वही पार्ट था। हम्म। तो अलग से मैंने ऐसे लास्ट में टेस्ट सीरीज नहीं, प्रिपरेशन का वो एक इंटीग्रल पार्ट था। और
लास्ट के 2 महीने दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैंने फुल टेस्ट स्टार्ट किया था। और टेस्ट सीरीज भी इसी तरह डिजाइन होता है कि पहले सब्जेक्ट वाइज, पहले पार्ट टेस्ट, सब्जेक्ट को कुछ हिस्सों में तोड़ लिया जाता है, करेक्ट। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद डबल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। तो ग्रेजुअली देखेंगे कि वो धीरे धीरे आपको बिल्डअप करता है फुल सिलेबस की तरफ। थोड़ा किया उसके बाद सब एडअप होता जाता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप जब पिछला वाला टेस्ट दे रहे हैं, मतलब ये वाला टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने जो पिछले वाले टेस्ट को दिया था उसका कंटेंट आपको याद रहना चाहिए। बिल्कुल। टेस्ट का कंटेंट नहीं, मतलब सिलेबस, वो रिवीजन से ही हो सकता है। और ये आपका बाद में जज भी होता है कि बाद में जब मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट आते हैं तो पुराने सब्जेक्ट फिर एक साथ सब्जेक्ट को टैकल करना। बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद दिसंबर में फुल टेस्ट स्टार्ट किया, तो फुल टेस्ट से पहले मैंने काफी बार रिवीजन कर लिया था। तो ये सुनने में आता है कि मतलब एक साथ सारे सब्जेक्ट टैकल नहीं हो पाते। नहीं हो तो अगर पाता। टेस्ट सीरीज को जिस तरह से डिजाइन किया जाता है उसी तरह से आप कंटिन्यूअसली देते रहेंगे तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे तो नहीं आई थी, क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरह होता है कि ग्रेजुअली आपको वो आपका लेवल अप करता रहता है। और ये जरूरी भी होता है कि आप जब अपनी प्रिपरेशन आप करते हो तो आप, कई बार मैंने देखा है बच्चे बहुत डरते हैं टेस्ट सीरीज से। जैसे आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, लेट्स से आपने नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट किया, अब अगर वो अपने आप को, उनको लग रहा है कि मुझे ये चीजें आती, मुझे आती, लेकिन जब एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन पे होता है और उसमें एक टाइम का एक बैरियर भी बन जाता है कि इतने मिनट ही आपको मिलेंगे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो उस वक्त पे जो उसको आती हुई चीजें होती हैं वो भी उसके दिमाग में नहीं आती है। वो एक टाइम के प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, और रियल एग्जाम में भी जाता है उसको, आई थिंक यही प्रेशर सबसे ज्यादा क्रिएट होता है कि 65 क्वेश्चन मेरे करने हैं, 15 मिनट निकल चुके हैं, अभी मैंने 2 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट किए हैं। तो टेस्ट खुद को एनालाइज करने के लिए इनिशियल स्टेज से ही अपने आप को सेल्फ एसेस करते रहना चाहिए कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कहाँ मुझको प्रॉब्लम हो रही है, क्या मुझे रिवीजन मेरे शॉर्टेज हो रही है, कि मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो टेस्ट यहाँ पे बहुत बहुत हेल्प करता है अगर आप शुरू से इंगेज करके रखते हो अपने सब्जेक्ट से, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिर मिक्स टेस्ट आपके होते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट की तो ऑब्वियस से बातें एंड में ही बारी आती है, जब एटलीस्ट आप 7 to 8 सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर लेते हो, तो उसको देने में थोड़ा सा मजा भी आता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो नीलाद्री, आपको अगर जो बच्चे 23 के लिए अभी बहुत जोश में लगे हुए हैं, मार्च अभी मंथ चल रहा है, और इस वक्त में आपको भी आप बहुत ज्यादा दूर रहते हैं सोशल मीडिया से, लेकिन अब थोड़ा सा आपको वक्त मिला है, तो मैं चाहूंगा कि आप 1 महीना, जितना भी आप 6 महीना दूर थे ना इन सब चीजों से, आप 1 महीना ना जरूर देखिएगा सोशल मीडिया बच्चा करता क्या है, वो आप देखना, गेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे करते क्या, और हमारे जैसे लोगों को सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलता है क्योंकि हम उनको बोलते हैं कि चुप कर, चुपचाप जाके पढ़ाई कर, और तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कई बार बच्चा बहुत गुस्सा कर जाता है, उसको गुस्सा आता है, मतलब ये आदमी बोल रहा है कि पढ़ाई कर, मतलब ये गलत आदमी है ये, ठीक है। उससे अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके की जो कि उसके जोन की है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नए बच्चे 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अगर 1-2 लाइन में आपको समझाना हो कि वो क्या चीज ना करें, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जस्ट अभी शुरुआत है 23 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी तक तो सब रिजल्ट का वेट कर रहे थे ना, मैं चिल्ला रहा हूँ फरवरी से ही पढ़ ले बेटा पढ़ ले, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, जिसका जो आना है अभी पढ़ाई कर ले, तो बच्चा कहा नहीं 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 पढ़ूंगा, जब तक उसको पता है कि उसके 30 मार्क्स आ रहे हैं, उसको पता है, उसने रैंक प्रेडिक्टर चेक कर लिया, उसने अपने आंसर की मैच कर लिए, सब कुछ उसे पता है कि मेरा 30 मार्क्स, मेरा 28 मार्क्स, मेरा किसी 40 मार्क्स आ रहा है, बट स्टिल ही इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, expecting some miracle will happen and I will get the rank of 200 under or 500 under. How is it possible? Not possible ना। आपने जब एग्जाम दिया, आपके इतने मार्क्स आए, आपने भी एग्जाम देखा है, आपसे मैंने पूछा था, आपने बताया कि सर पेपर ठीक गया है, 90+ हमने अटेम्प्ट किया है, लेकिन जब आपने आंसर की चेक किया तो आपको भी आपने बताया कि आपसे कुछ 1-2 मिस्टेक हो गई, कि आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, करेक्ट। फिर उसके बाद बात आई 88 89 पे आपके मार्क्स रुक रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग आपको भी एक आइडिया लग गया था कि मतलब मैं
इस रेंज तक की रैंक में दिख जाऊंगा। इसलिए दिख जाऊंगा, पेपर का लेवल भी आपको पता था किस तरीके पेपर आया था, तो आपको भी एक आइडिया था कि सिंगल डिजिट या तो 20 और 1 से लेकर 20 के बीच में कहीं पे भी लाइक कर सकता हूं, इतना आइडिया आपको भी लग चुका था अपने मार्क्स के बेसिस पे। तो फिर आज के बच्चों को आप क्या सलाह देंगे, जो बच्चे इतना समय बर्बाद करते हैं, उनके लिए आप नीलाद्री क्या बोलना चाहोगे, जो 23 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं बट स्टिल ही इज नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स, स्टिल ही इज नॉट डूइंग व्हाट ही इज रिक्वायर्ड टू डू, उनके बारे में आप क्या कहेंगे और उनको क्या नहीं करना है, इस पे प्लीज एम्फसाइज जरूर करिएगा। सर पहले तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी जो स्टार्टिंग में हमारी रहती है कि काफी जोश के साथ शुरू किया जाता है तैयारी को, वो कहीं ना कहीं लास्ट तक जाते जाते कम हो जाती है। मतलब वो जोश नहीं रहता, काफी डिमोटिवेट हो जाता है कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पूरी तैयारी के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है।